हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि साइंस के गोल्डन प्रश्नों सीरीज का आज का तीसरा वीडियो और आज के वीडियो लोग देखने वाले हैं साइंस के टॉप लगभग 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही हर प्रश्न से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए उन सभी बातों को चर्चा किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ध्यान रखना, गोबर में जो था उसमें मुख्यतः रूप से यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थात मीथेन। ठीक है, गोबर गैस में जो था मुख्य रूप से जो गैस पाया जाता है उसका मीथेन गैस होती है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसे भी जान लेते हैं। ठीक है, पहला बात है, गोबर गैस जो था मुख्यतः जो होता कहाँ पे? ये गोबर गीले गोबर के सामने से बनती है। ठीक है, गीला नहीं, ये जो गोबर गैस बनता है वो आपका गीले गोबर में बनता है। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है आपका गीले गोबर से होता है। गोबर गैस में होता है मीथेन जो होता है आपका 55% होता है। ध्यान रखना, जो गोबर गैस होता है उसमें मीथेन जो होता है मुख्य रूप से 55% होती है। हाइड्रोजन 7%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 35%। ठीक है, और नाइट्रोजन आपका होता है 3%। ध्यान रखना, यानी गोबर गैस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें मीथेन 55% पाया जाता है, हाइड्रोजन उसमें 7% और कार्बन डाइऑक्साइड 35% तथा उसमें नाइट्रोजन जो होता है तो 3% पाया जाता है। ठीक है, द्वितीय मुख्य गैस कहा जाए तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका। सेकंड बात है आपका, प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक मीथेन होता है। ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस जो भी है उसका जो मुख्य घटक होता है आपका मीथेन होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। मीथेन का ऊष्मीयमान जो था, मीथेन का जो ऊष्मीयमान होता 55,000 जूल प्रति ग्राम होता है। ध्यान रखना इस बात को कि जो मीथेन का जो ऊष्मीयमान होता है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है आपको 55,000 जूल प्रति ग्राम होता है। कोयले की खान में प्राय जो विस्फोट होता है, ध्यान रखना, कोयले की खान में जो प्राय विस्फोट होती है उनके विस्फोट होने का जो मुख्य कारण होता है आपका मीथेन गैस ही होता है। ध्यान रखना, किस गैस होता है आपका? मीथेन गैस ही होता है। चलते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंडक्टर का एक उदाहरण है? ठीक है, ध्यान रखना, निम्न में से जो कौन सा सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है? ऑप्शन आपका जर्मेनियम, जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी आपका फास्फोरस और ऑप्शन डी आपका रहेगा आर्सेनिक। तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात जर्मेनियम होगा। ठीक है, इनमें सेमीकंडक्टर का जो उदाहरण है आपका जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर कहा जाता है किसे? यानी ऐसा पदार्थ जो कभी कभी क्या करता है, यानी ताप के सिचुएशन के अनुसार से ये कभी क्या करता है, कंडक्टर का भी गुण इसमें रहता है और कभी कभी ये यानी जो होता है इंसुलेटर, ठीक है ना, यानी अचालक का गुण भी प्रदर्शित करता है। यानी दोनों का जब कॉम्बिनेशन गुण ये प्रदर्शित करता है तो उसको ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है जो चालक तथा अचालक दोनों का गुण क्या करता है ना, प्रदर्शित करता है। सेमीकंडक्टर जो होता है क्या होता है, एक चालक का और अचालक दोनों का गुण क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में कुछ आता था आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलिनियम, आर्सेनाइड इत्यादि जो पदार्थ होते हैं ये आपका सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अतिचालक जो होता है एक कुछ पदार्थ आपको आता है इसे संबंधित है आपका अतिचालक, जिसको हम लोग सुपर कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो कुछ पदार्थ जो होता है प्रतिरोध जिसका शून्य हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ पदार्थ होता है यानी कि कोई निश्चित टेम्परेचर पर उसका क्या तो प्रतिरोध जो होता है आपका शून्य हो जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम लोग अतिचालक कहते हैं। ध्यान रखना, पदार्थ जिसका जो होता है प्रतिरोध, ठीक है, क्या था, कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पर एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर क्या उस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोध जो होता है आपका वह जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता। ठीक है, अति चालकता की खोज किया था आपका 1911 में कैमरलिंग ओन्स के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, किसके द्वारा? कैमरलिंग ओन्स के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात या आयरन में, ध्यान रखना, इस्पात या आयरन में जिंक की पतली परत का लेपन किया जाना किस नाम से जाना जाता है? ठीक ना, इस्पात या आयरन में जो था जिंक की पतली परत की लेपन की जाती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अशद लेपन। ठीक है ना, इस्पात या आयरन में जो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है उसको हम लोग अशद लेपन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें जो उनको जान रहे हैं।
धातु की सतह को संरक्षण से बचाने के लिए हम लोग यशद लेपन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, धातु की सतह को क्या करते हैं, जंग वगैरह से बचाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, यशद लेपन करते हैं, यानी गैल्वेनाइजिंग जिसको बोल सकते हैं, ठीक ना। यानी जिंक की उस पर क्या करते हैं, परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो होता है फेरिक ऑक्साइड है। आपका ध्यान रखना, लोहे में जो जंग लगता है उसमें जो केमिकल पदार्थ आपका बनता है उसको बोलते हैं आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना, Fe2O3 इंटू, ठीक है, ध्यान रखना, XH2 इंटू क्या होता है, XH2, ये होता है आपका जंग का सूत्र होता है, ठीक है। ध्यान रखना, XH2O होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जंग लगने से इस बात को ध्यान रखना कि जंग लगने से क्या होता है, जंग लगने से उस पदार्थ की आपका जो द्रव्यमान होता है वो भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, द्रव्यमान बढ़ जाता है। और जंग लगना एक क्या कहलाता है, जंग लगना जो तो एक प्रकार की एक रासायनिक अभिक्रिया है। ध्यान रखना, ये कौन सा प्रक्रिया, आपका रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जंग लगना जो क्या रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। ध्यान रखना, ये ट्रांसफार्मर जो होता है आपका क्या होता है। ऑप्शन आपका डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये डीसी को एसी में परिवर्तित नहीं करता। ऑप्शन बी आपका ये एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। ध्यान रखना, ये जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, आपका एसी वोल्टेज को या घटाने या बढ़ाने का काम करता है। ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसका क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं, एसी वोल्टेज को, अल्टरनेटिव करंट को जो है बढ़ाने या घटाने, वोल्टेज को जो था वह घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। चलते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना, ये जो होता है ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इस बात को सबसे पहले जानना, ठीक है। ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग किया, नहीं अल्टरनेटिव करंट का ही प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं, ये वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने यानी बढ़ाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो था वह नर्म लोहा का बना होता है। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है उसका किसका बना होता है, आपका नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर जो था मुख्य भाग, दो मुख्य भाग होते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि ट्रांसफार्मर जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भाग पाया जाता है। पहला आता है आपका प्राइमरी वेल्डिंग, ठीक है। प्राइमरी वेल्डिंग जो था, जिस वेल्डिंग में इनपुट सप्लाई दी जाती है, ध्यान रखना, जिसमें इनपुट सप्लाई दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेल्डिंग बोलेंगे आपका, ठीक है। सेकेंडरी वेल्डिंग क्या होता है, जिस वेल्डिंग में आउटपुट की तार लगाए जाते हैं। ध्यान रखना, जिस वेल्डिंग में क्या करते हैं ना आउटपुट की तार लगाया जाता है उस वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी के प्रतिशत मात्रा होती है। ध्यान रखना, मानव रक्त जो आपका प्लाज्मा होती है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 91 to 92% होती है। ध्यान रखना, मानव रक्त जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें पानी का जो परसेंटेज होता है देखा जाए कितना होता है, 91 से लेकर 92% तक पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं मानव रक्त की जो प्लाज्मा के कुछ संगठन जो होता है उसको जानते हैं। प्लाज्मा में संगठन जो था 91 to 92% क्या होता है, जल पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोटीन की मात्रा जो होगा लगभग 7% होती है, ठीक है। और 0.9% ये आपका लवण होता है और 0.1% जबकि ग्लूकोज की मात्रा होती है आपका प्लाज्मा में, ठीक है। रक्त का लगभग 60% भाग आपका प्लाज्मा होता है। ध्यान रखना, रक्त का लगभग 60% जो भाग होता है आपका क्या होता है ना, प्लाज्मा होता है। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, ठीक है, ध्यान रखना, एक प्रश्न बनता है इसको, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो शेष भाग को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शेष भाग को आपका सेरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, किस नाम से जानते हैं, यानी सेरम की नाम से जानते हैं। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को क्या करते हैं निकाल लिया जाता है तो शेष भाग को, जो प्लाज्मा के शेष भाग जो बचता है उसको हम लोग सेरम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर वो प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें रेफ्रिजरेटर जो होता है वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मारे जाते हैं। ऑप्शन बी आपका कीटाणु वृद्धि दर घट जाती है। ऑप्शन सी कीटाणु की कार्य क्षमता रुक जाती है। ऑप्शन डी आपका कीटाणु का
प्लाज्मा बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कीटाणु की जो कार्य क्षमता होती है आपका रुक जाती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हम वस्तु क्यों रखते हैं? क्योंकि वस्तु क्या है ना, सुरक्षित रहे। ठीक है, इसलिए तो हम लोग रखते हैं ना। तो कीटाणु उसमें क्या होता है, कीटाणु की जो कार्य क्षमता होती है, वृद्धि, कीटाणु की जो वृद्धि होती है वो आपका रुक जाता है। ठीक है, और हमारा जो वस्तु जो हम लोग रखते हैं वो क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कीटाणु की जो कार्य क्षमता होती है वो आपका रुक जाती है। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानना चाहिए। रेफ्रिजरेटर की खोज, सबसे पहले तो आपका रेफ्रिजरेटर की जो खोज किया था वो हैरिसन और टिनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हैरिसन एवं टिनिंग के द्वारा किया गया था। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में अमोनियम गैस, ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर जो था उसमें शीतलक के रूप में हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन लोग जो शीतलक के रूप में जो प्रयोग करते हैं उसका जो ठंडक हमें देता है। ठीक है, किसके कारण से होता है? यानी वस्तु को ठंडा रखने के रीजन क्या, उसमें गैस भरा होता है। ठीक है, ये तो होता है अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन इत्यादि गैस भरे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किस कारण से होता है? ध्यान रखना, पोलियो जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? ऑप्शन आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन बी आपका फंगस, ऑप्शन सी आपका वायरस, ऑप्शन डी आपका इंसेक्ट यानी कीटक। तो ध्यान रखना किस जवाब को ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वायरस के कारण होता है। ठीक है, यानी विषाणु का कारण होता है। पोलियो जो रोग होता है वो वायरस विषाणु के कारण होता है। ठीक है, पोलियो नामक जो होता है आपका एक वायरस होता है, विषाणु होता है, इसी के कारण से आपका पोलियो रोग होता है। चलते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पोलियो रोग गला, रीढ़, हड्डी या नाड़ी इत्यादि को प्रभावित करता है। तो जो व्यक्ति जो था पोलियो रोग से ग्रसित होता है उसको क्या होता है? गला, रीढ़ की हड्डी या नाड़ी इत्यादि को क्या करता है? प्रभावित करने का काम करता है। लक्षण क्या होता है पोलियो रोग का? ये तेज बुखार, ध्यान रखना, क्या करता है? तेज बुखार, बदन में दर्द इत्यादि होता है। ठीक है ना। पोलियो वैक्सीन का जो विकास किया था सबसे पहले, ध्यान रखना, पोलियो वैक्सीन का जो विकास किया गया था किसने किया था? आपका 1952 ईस्वी में जोनास सॉल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, किसके द्वारा? जोनास सॉल के द्वारा किया गया था। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस बात को ख्याल रखना कि 24 अक्टूबर को क्या कहते हैं ना, विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। भारत पोलियो मुक्त देश के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, इस बात को ख्याल रखना कि भारत जो था पोलियो मुक्त, ठीक है ना, पोलियो मुक्त देश के अंतर्गत आता है। यह रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। जो पोलियो रोग होता है वो पोलियो वायरस के कारण से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, फसल चक्र के अपनाने से भूमि की, ध्यान रखना, फसल चक्र जो हम लोग अपनाते हैं उससे क्या होता है? भूमि की क्या होती है? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान रखना, फसल चक्र अपनाने से क्या होता है? नहीं, फसल की जो वृद्धि दर होता है, यानी वृद्धि क्षमता होता है, यानी फसल उत्पादन करने की जो क्षमता होता है, यानी फसल भूमि की, वो क्या होता है? आपका बढ़ जाती है। ठीक है, चलते हैं इससे संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। पहला बात है फसल चक्र। फसल चक्र होता क्या है? एक फसल के उपजने के बाद पुनः दूसरा फसल लगाना ही फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, अपने जो खेत होता है यानी भूमि जो होता है उसमें एक फसल उगाने के बाद पुनः फिर दूसरी फसल किस्म की जो फसल लगाई जाती है, इस प्रकार के जो सालों भर क्या होता है उसका चक्रण चलता रहता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल चक्र कहते हैं। अगला आता है आपका एक टर्म आता है मिश्रित कृषि। ठीक है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, एक साथ अनेक प्रकार के फसलों को एक जगह उत्पादन किया जाना, यही आपका क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? आपका एक साथ अनेक फसलों का उगाना क्या कहलाता है? ये मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका गहन कृषि। ध्यान रखना, ये टर्म गहन कृषि, एक आता है गहन कृषि। गहन कृषि होता काम जहाँ खेतों यानी खेती जो होता है पौधों के प्रत्येक इकाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जहाँ खेतों में क्या कहता है? पौधे के प्रत्येक इकाई यानी प्रत्येक पौधों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ऐसी खेती को हम लोग बोलते हैं गहन खेती बोलते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ऐसी खेती को हम लोग गहन कृषि यानी खेती के नाम से जानते हैं, यानी गहन कृषि के नाम से जानते हैं। गहन कृषि जो था विश्व में देखा जाए तो एकमात्र देश आपका जापान अपनाया गया है। ठीक है ना, जापान के द्वारा ये अपनाया गया है, यानी गहन कृषि जापान करता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न को।
और ये अगला प्रश्न है, एक विद्युत चुंबक, ठीक है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न है, चुंबक के अंदर, जो चुंबक के जो अंदर होता है, चुंबकीय बल की रेखाएं की दिशाएं होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। ध्यान रखना, यानी साउथ टू नॉर्थ की ओर होता है। चुंबक के अंदर जो था, चुंबकीय बल रेखा की जो दिशा होती है आपका साउथ से लेकर क्या होता है, नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, ये जो अंदर की ओर जो विद्युत रेखाएं होती है आपको क्या होता है, साउथ डायरेक्शन से किधर जाता है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाता है। दिख रहा है ना, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, फ्लैश लैंप, ध्यान रखना, फ्लैश लैंप और लेजर में किस प्रकार गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो फ्लैश लैंप होता है और लेजर जो था उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जेनॉन गैस का। ठीक है, किस गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग, जेनॉन गैस का प्रयोग करते हैं, जिसका संकेत क्या होता है, अक्सी होता है। लेजर गैस में जो हम लोग, यानी फ्लैश लैंप और लेजर में हम लोग क्या करते हैं, जेनॉन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में पौधे को उगाने से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना, हवा में जो पौधे को उगाते हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एरोपॉटिक। ठीक है ना, हवा में जो फसलों को उगाया जाता है, ठीक है, उस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उस फसल, यानी कृषि के जो अध्ययन होता है उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसको हम लोग एरोपॉटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी के नाम से जानते हैं, एरोपॉटिक्स के नाम से समझते हैं। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानना चाहिए। पहला आता है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर होता है क्या, ये रेशम कीट के पालन का जो अध्ययन होता है उसको सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरिकल्चर, इसमें फल फूल इत्यादि का क्या करता है, अध्ययन करते हैं। ठीक है, विटिकल्चर, विटिकल्चर के अंतर्गत आपको अंगूर का उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं विटिकल्चर। वर्मिकल्चर, केचुआ पालन। ठीक है, केचुआ पालन, इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो तो बागवानी से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको आपको हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, जल में पौधे को उगाना। ठीक है, क्या होता है, जल में पौधे को उगाना, इससे आपका हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न कह रहा है, गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है। गैसीय माध्यम में होता ध्वनि का जो संचरण होता वह किस रूप में होता। ऑप्शन का अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट आपका अनुलंब तरंग, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुलंब तरंग के रूप में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में ये क्या करता है, हवा में ध्वनि का संचरण, नहीं गैस में होता है आपका ध्वनि की जो संचरण होता है वह अनुलंब तरंग के रूप में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में होता है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। फ्यूज तार निम्न में से कौन सा गुण होता है। ध्यान रखना, फ्यूज जो तार होता है इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन आपका निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी आपका निम्न गलनांक, ऑप्शन सी है उच्च तन्यता, ऑप्शन डी है उच्च गलनांक। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फ्यूज तैयार कर होता ये क्या होता है, ये गुण होना चाहिए, निम्न गलनांक, यानी जल्दी वो क्या ना गल जाना चाहिए। अति जब उसमें करंट की धारा अधिक हो जाता तो क्या होना चाहिए, ये गल जाना चाहिए। रीजन नहीं गलेगा तो क्या होगा, इसका काम ही व्यर्थ तब रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी फ्यूज लगाने का मतलब ये होता है कि जब अधिक करंट परिपथ से होकर बहे तो क्या होगा, जो परिपथ में जो भी उपकरण लगा उससे बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वो फ्यूज का व्यवहार करते हैं। विद्युत फ्यूज होता ये सामान्यतः शीशा, टीन के मिश्र धातु से बना होता है। ध्यान रखना, ये विद्युत फ्यूज जो था सामान्यतः देखा जाए तो शीशा एवं टीन के मिश्र धातु से बनाया जाता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होना चाहिए। ठीक है, विद्युत
विद्युत प्रतिरोध का जो गुण होना चाहिए वो प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए। विद्युत फ्यूज परिपथ के अतिभारण से बचाता है, ठीक है, परिपथ को अतिभारण इत्यादि से क्या करता है, बचाता है आपका विद्युत फ्यूज। इसमें क्या करता है, इसमें जो परिपथ में जो उपकरण लगे होते हैं उनको भी क्या करता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह से क्या करता है, बचाने का काम का नहीं करता है, ठीक है। जब अधिक करंट चला जाता है तो क्या होता है, मैन यानी जो आपका क्या बोलते हैं, कह सकते हैं फ्यूज होता है मैन था लाइन में जोड़ा जाता है, ठीक है, मैन लाइन में जोड़ा जाता है। उसमें क्या होता है, जब अधिक करंट उससे होकर बहता है, ठीक है, तो क्या करता है, बीच में ही सर्किट को तोड़ने का सर्किट ब्रेकर का काम करता है। और आगे जो आपका उपकरण लगा हुआ वो उपकरण भी क्या हुआ, जब अधिक करंट आए तो वो आपका बचा रहे यानी सुरक्षित रहे। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये जो सर्किट में जोड़ा जाता है किस क्रम में जोड़ा जाता है, वह सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को। और ये अगला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़े प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता सदैव एक होता है। ध्यान रखना, कौन सा दर्पण होता है जिसका प्रतिबिंब बड़ा हमेशा उसका जो आवर्धन क्षमता होता है वो कम एक होता है। तो ध्यान रखना कैसे जवाब का ऑप्शन नंबर सी अर्थात समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण का जो बड़ा प्रतिबिंब का जो आवर्धन क्षमता होता है वो आपका सदैव एक होता है, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब तथा, ठीक है, वस्तु का साइज हमेशा क्या होता है, सम होता है, ठीक है। आवर्धन क्षमता सबसे पहले एक टर्म आता है इनसे समझ, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता जिसको बोलते हैं लेंस द्वारा बड़े प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई की जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। कोई भी लेंस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो उसमें क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं यानी मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रखना मैग्निफिकेशन को जब हम लोग एम के द्वारा सूचित किया जाता है, एम बराबर होता है वी बाई यू, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। जो आंख में हमारे आंख में क्या होता है, किरण प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करने का काम आंख के कौन से भाग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है परितारिका द्वारा, ऑप्शन सी आपका पटेल के द्वारा यानी श्वेत पट्टिका होगा यहाँ पे, ठीक है, श्वेत पट्टिका के द्वारा, ऑप्शन डी आपका आंखों के लेंस के द्वारा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात परितारिका के द्वारा, ठीक है। परितारिका के द्वारा जो होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इनसे जान लेते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, ध्यान रखना सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। वही आपका सामान्य मनुष्य का देखा जाए, स्वस्थ मनुष्य का देखा जाए, एक स्वस्थ नेत्र का जो अधिकतम दूरी होता है वो आपका अनंत होता है, ठीक है, जबकि न्यूनतम दूरी कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर होती है। आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक के उल्टा होता है, इस बात को ध्यान रखना। आंखों में जो रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है हमारे कहाँ पर बनता है, कि आंख के रेटिना पर बनता है, ठीक है, कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। मानव नेत्र में जो था, मानव नेत्र उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र जो कह सकते हैं मानव के नेत्र में जो लेंस होता है वो आपका उत्तर लेंस होता है, ठीक है, जो उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष को उत्तर लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये जब का निकट दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, ठीक है, उसको अवतल लेंस के द्वारा क्या करता है, ठीक किया जाता है। और वही आपका दूर दृष्टि दोष जो होता है उसको उत्तर लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। नेत्र की जो फोकस दूरी को पचमावी पेशियों द्वारा समायोजित किया जाता है। ध्यान रखना नेत्र में जो फोकस दूरी होता है उसको समायोजित करने का जो काम होता है वो कौन करता है, पचमावी पेशियों के द्वारा किया जाता है। आइरिस परितारिका से आंखों का रंग को निर्धारित किया जाता है। एक प्रश्न बनता है कि आंखों का रंग का निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, तो आइरिस जो होता है जिसको हम लोग परितारिका बोलते हैं इसी के द्वारा क्या कहते हैं, आंखों के नेत्र का जो रंग होता है उसको पहचानते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा आपका अनेक प्रकार के रंग की आंखें दिख सकता है, ठीक है, ये परितारिका के कारण ही ये क्या होता है, आइरिस के कारण तो आंखों का रंग अलग अलग होता है। देखते हैं ये लाभ आपको पूरा टाइप के दिख रहा है, ठीक है, ये हल्का नीला दिख रहा है, ये
इस तरह करके हम अनेक प्रकार के आंखें होते हैं, वो किसके कारण पहचाना जाता है आपका, किसके रंग के कारण होता है आपका, आइरिस के कारण होता है, यानी अनेक प्रकार का आंखों का रंग होता है। ठीक है, ये रहा आपका नेत्र का इमेज। ठीक है, का कॉर्निया हो गया, ये हो गया आइरिस, इसके कारण क्या होता है, रंगों को पहचाना जाता है किस प्रकार का आंखों का। ठीक है, ये रहा आपको ओरियास्टिवा, लेंस, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, ये कॉर्निया, ये सभी आपका लेंस का भाग है, यानी क्या बोलते हैं, नेत्र का भाग है, इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न को। और ये अगला प्रश्न जो, ये प्रश्न आप सभी के लिए, आप सब कमेंट के माध्यम से जरूर बताना इसके आंसर। ठीक है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है, ठीक है, विद्युत हीटर में जो तत्व के रूप में एक व्यवहार किया जाता है, उसमें कौन सा तत्व का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन आपका तांबा, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी आपका टंगस्टन, ऑप्शन डी आपका नाइक्रो। इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देना। तो वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।